हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश तमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में इस टाइमिंग पर हम लोग क्लास 8 की साइंस कक्षा 8 विज्ञान को समझेंगे और सीखेंगे। उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में इस टाइमिंग पर कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आपकी 8th की साइंस की बुक के स्टार्टिंग से लेकर जो भी चैप्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी पिछली क्लास में आपको याद होगा कि जो साइंस होती थी, साइंस की बुक होती थी, सिमिलरली इस क्लास में भी आपको जो साइंस है वो दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, विभिन्न क्रियाकलाप, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है और एक्टिविटीज़ से समझना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्रियाकलाप होंगे उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत भारी भरकम सामान खरीद के लाना होगा, बहुत छोटा छोटा इक्विपमेंट होगा, आप उनको लेके आएंगे, खुद से क्रियाकलाप करेंगे तो खुद से सीखेंगे। ठीक है, तो ये आज की फर्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको खुद से करके सीखने का इसमें थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। जो बातें यहाँ से बताई जाएंगी उसको आप अपने आसपास महसूस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंस की लर्निंग की इस प्रोसेस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ इस जर्नी में बना के रखेंगे। चलिए, और इससे आगे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी 8 और चैप्टर है पहला, चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है, नाम थोड़ा लंबा सा है लेकिन सीखने के लिए इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप ध्यान दो, जब भी आप कभी जो है अपने गांव वगैरह में, जब जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका स्कूल गांव में है और जो लोग अभी भी अपने गांव में रहते हैं, उन्हें तो ये बात पता होगी कि क्या होती है। जो फार्मर होता है, फार्मर किसको बोलते हैं? फार्मर बोलते हैं किसान को। तो ये किसान क्या काम करता है? ये किसान बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इंसान जो काम करता है, ये इसका काम होता है टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने का काम करते हैं ये। और फसल क्यों उगाते होंगे ये? क्योंकि फसल उगाने से हमको फिर भोजन जो हम खाते हैं, क्या भोजन हम खाते हैं? हम लोग आटा खाते हैं। क्या खाते हैं हम? आटा। तो आटा किससे बनता है? गेहूं से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं कौन उगाता है? ये किसान उगाता है। हम लोग खाते हैं चावल। चावल की फसल कौन उगाता है? ये किसान उगाता है। हम लोग खाते हैं दालें। दालें कौन उगाते हैं? ये किसान उगाते हैं। तो ये जो भी भोजन है एटसेट्रा, ये सभी भोजन जो है फसलों के द्वारा उगाया जाता है। और इसको कौन उगाता है? हमारा फार्मर उगाता है, हमारा किसान उगाता है। ठीक है, तो जो लोग गांव में होंगे उनको पता है कि ये भी जो भी फूड है, जो भी खाना है, ये कौन? किसानों के द्वारा उगाया जाता है और इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, किस प्रकार से इसको उगाया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो भोजन है, ये जो भोजन है या फिर जो ये फूड है, इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा मनुष्य। ठीक है, या फिर जानवर, ह्यूमन। और फिर उससे उनको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आपको पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पौधे भी क्या होते हैं? पौधे भी सजीव होते हैं। पेड़ पौधे, प्लांट्स, ये भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये बात आपको पता है ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश से। किसके? सूर्य के प्रकाश से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
और फोटोसिंथेसिस कहाँ से मिलता है इनको? सनलाइट। ठीक है, जो सन की लाइट होती है वहां से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उससे इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो मनुष्य अपना भोजन कैसे बनाएंगे? मनुष्य अपना भोजन इन पौधों से लेंगे। जो भी पौधे हैं उनको खा करके, उनके किसी भाग को खा करके, जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग दाल खाते हो तो दाल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पौधे लगाने पड़ेंगे दाल के, है ना? तो मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? पेड़ पौधों से। और पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, और तब जाकर के उनको क्या मिल पाती है? ऊर्जा मिल पाती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको लिख लीजिए आप। तो हमको क्या क्या काम करने होते हैं जब ये ऊर्जा हमको मिलती है? तो मनुष्य क्या क्या काम करता है? मनुष्य को बहुत सारे काम करते होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, और रेस्पिरेशन, और एक्सक्रेशन। यानी कि डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन, जो हम खाना खाते हैं ना उसको पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। सांस लेने और छोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये ऊर्जा चाहिए होती है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो शरीर के बाहर निकालना, जो वेस्ट फूड है, जो वेस्ट फूड है, वेस्ट मटेरियल, शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना वो शरीर से बाहर निकालने हैं, तो उसके लिए एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। तो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर को ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम करने होते हैं, जैसे खाने को पचाना, श्वास लेने का कार्य, और जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको बाहर भेजने का कार्य। तो इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा मनुष्य को कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा मनुष्य को भोजन से मिलती है। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? जो दो बातें हमने अभी तक करी वो समझ में आ गई। पहली बात हमने क्या करी? पहली बात हमने ये करी कि किसान जो है फसल उगाता है, क्रॉप इट ग्रो क्रॉप्स। उससे क्या होता है? हमको भोजन मिलता है और उस भोजन को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो भोजन किस प्रकार का? जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दालें हो गया आदि। और उस भोजन से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। और पौधे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण है जो ये प्रक्रिया का नाम है, इसको आप याद रखेंगे। इसको आप अगली क्लास में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं और उनको ऊर्जा मिलती है। अब एक और बात, हमने अभी क्या बात करी थी? क्रॉप। क्रॉप के ऊपर हमने बात करी थी कि क्रॉप जो है वो किसान उगाता है, फसल जो है किसान उगाता है अपने खेतों में। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं क्रॉप। क्रॉप यानी फसल। तो फसल क्या होती है? अब हमारे पास क्वेश्चन है, फसल क्या होती है? तो फसल के लिए हमारे पास सीधा सीधा एक आंसर है कि जब हम एक ही प्रकार के पौधों को लगाएंगे खेत में। जैसे सपोज आपके पास ये बहुत बड़ा खेत है, आपने क्या करा? इसमें सब जगह ये गेहूं की फसल लगा दी। ठीक है, आपने इसमें सब जगह गेहूं लगा दिया, तो गेहूं होगा पूरे पूरे के पूरे खेत में, बड़े से खेत में। तो हम इसे कहेंगे गेहूं की फसल। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? गेहूं की फसल। आप इसमें पूरे के पूरे में चावल लगा दो तो हम इसे कहेंगे चावल की फसल, है ना? तो इस प्रकार से मतलब जो भी आप इसमें पौधे लगाएंगे, पूरे खेत में जिसके पौधे लगेंगे वो होगा उसकी फसल। ठीक है, तो फसल में हमने क्या करना है कि किसी एक जगह पर अगर एक ही प्रकार के पौधे हम लगाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। आई बात समझ में? इसको कर लेते हैं नोट डाउन। इसको लिखेंगे हम व्हेन। लिखिए आप मेरे साथ, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हैं, और जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप लोग समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, व्हेन प्लांट्स of the
same kind are cultivated at one place on a large scale. On a large scale, it is called a crop. Full stop, inverted commas, close. ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, तो क्रॉप की परिभाषा हो गई, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. हिंदी में इसको बोलेंगे जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल. लिख लीजिए, जब एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे, बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं. तो इसे फसल कहते हैं. ओके, तो ये थी डेफिनेशन फसल की. आई होप अब आप बात समझ पाए होंगे. तो फसलें बहुत प्रकार की होती है. फसलें क्या है? बहुत प्रकार की होती हैं. गेहूं की फसल, चावल की फसल, लेकिन इसमें भी जो है एक बड़े प्रकार की फसल होती है. ठीक है, जो कि हमारे देश में अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा. इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो देश में फसल है वो किन किन बातों को ध्यान में रखकर उगाई जाती है, किस किस चीजों पर वो निर्भर होती है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे और उसको समझेंगे भी. ठीक है, तो पॉइंट है पहला पॉइंट तो ये है, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फसलें जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है. क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. जैसे नंबर 1 एक प्रकार की है सेरेल्स. नंबर 2 वेजिटेबल्स. नंबर 3 फ्रूट्स. ठीक है, आदि इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं. ठीक है, सेरेल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया. सेरेल्स में हमारी दालें आ जाती हैं. ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार के सेरेल्स, उसमें वेजिटेबल्स में सब्जियां आ गई और फ्रूट्स में हमारे फल आ गए. ठीक है, अब किस किस बातों पर निर्भर करती है, किस किस बातों पर निर्भर करती है? तो जो कंडीशन है जिस जिस बातों पर ये निर्भर करती है, द conditions
on the basis of crops are classified in our country। मतलब कि हमारे देश में इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो फसलें हैं वो किन किन अवस्थाओं पर, किन किन कंडीशंस पर आधारित होती है। तो जैसे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है विशेष रूप से, उसके आधार पर देश के भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसमें से जो कि कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, कहीं पर गर्मी होती है तो कहीं पर ठंडा होता है ना, कोई जगह गर्म होती है तो कोई जगह ठंडा होता है। अब देखो आम है, आम मैंगो, मैंगो जो है ये गर्म जगह पर लगता है। मैंगो कहाँ लगता है? गर्म जगह पर, जहाँ पर गर्मी होती है। और एप्पल है, सेब, ये कहाँ लगता है? ये आपने देखा होगा पहाड़ों में लगता है, ठंडी जगहों पर लगता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास टेम्परेचर के आधार पर जो है फसल लगाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब है कि नमी, जो वायु में पानी है हमारे आसपास क्या है? वायु। अब आप एक बात बोलोगे कि सर पानी तो हमें दिख जाता, लेकिन हमारे आसपास क्या है? वायु के छोटे छोटे कण हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन इनके अंदर पानी है। इनको हम कहते हैं जल वाष्प। क्या कहते हैं बच्चों हम इनको? जल वाष्प यानी वाटर वेपर। तो हमारे आसपास भी पानी है, लेकिन वो पानी वेपर यानी वाष्प की अवस्था में है। ठीक है, वो हमारे आसपास है छोटी छोटी बूंदों के रूप में, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो वायु के साथ, जो हमारे आसपास वायु है, हवा है जो हमारे आसपास, उसके अंदर है। ठीक है, तो उस जल वाष्प की मात्रा को ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्द्रता। समझ में आ गया ह्यूमिडिटी क्या हो गया? तो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मेरे साथ लिखते भी रहिए। नंबर थ्री टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। और एक बहुत ही मुख्य, भारत में जो हमारे देश में जो खेती होती है, जो फसल उगाई जाती है, वो इस तीसरे पॉइंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, यानी वर्षा पर। कई जब अगर वर्षा ठीक हुई, अगर बारिश हो गई अच्छी खासी, तो फसल क्या होगी? अच्छी। अगर बारिश हुई खराब, बारिश नहीं हुई तो आपने देखा होगा क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो वर्षा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वर्षा आ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, और अगर वर्षा नहीं आएगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो ज्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए, और वर्षा तो होनी ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्षा हो ही ना, लेकिन वर्षा कितनी होनी चाहिए? उचित मात्रा में होनी चाहिए। अगर वर्षा उचित मात्रा में होगी तो हमारी जो फसल है बच्चों वो भी अच्छी होगी, और अच्छा हमको प्रोडक्शन मिलेगा उसमें। ठीक है, तो हमारे देश में ये 3 पॉइंट जो है बच्चों, 3 पॉइंट के ऊपर खेती का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो भी हम लोग फसल उगाते हैं, इन 3 बिंदुओं का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। चलो मैं इनको लिख लेता हूँ, क्या क्या बातें बोली मैंने? टेम्परेचर मतलब तापमान, अगर ज्यादा गर्मी है तो अलग प्रकार की फसल होगी, अगर ज्यादा सर्दी है तो अलग प्रकार की फसल होगी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, यानी वायु में जल की मात्रा, हमारे आसपास जो वायु है उसमें भी क्या होता है? जल होता है, लेकिन वो जल वाष्प के रूप में होता है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्षा। अगर वर्षा टाइम टू टाइम हो गई, अच्छी मात्रा में हो गई, तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है ना? तो यह जो हो गया हमारे वो बिंदु हो गए जिनके आधार पर हम लोग फसल को देखते हैं कि किस जगह पर कौन सी फसल उगानी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि फसलें किस प्रकार की होती हैं, तो जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा, कुछ फसलें खरीफ की फसल होती हैं, कुछ फसलें रबी की फसल होती हैं। तो वही 2 क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे पास, उनको ही क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे पास 2 पैटर्न हैं। नंबर 1, क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे पास दो क्रॉपिंग पैटर्न है बच्चों। नंबर वन में हमारे पास आ जाते हैं खरीफ क्रॉप्स। नंबर 1 में हमारे पास आ जाते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आएंगी? अब खरीफ की फसल है, हिंदी में भी इसे खरीफ की फसल बोलते हैं, आपको ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो आपको इंग्लिश में आप ध्यान देना है, आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश हो चुका है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। ठीक,
बाकी मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको अपने हिसाब से नोट डाउन कीजिए। खरीफ की फसल, दो प्रकार की फसलें हैं मेजरली, बड़े तौर पर मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, दो प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे देश में, ठीक है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, नंबर 1, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है कब? खरीफ की फसल बोई जाएगी रेनी सीजन में, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में। ध्यान रहेगा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। सेकंड पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, जब बारिश हो रही होगी तो तब आपने खरीफ की फसल को बोना है। नंबर 2, कब से कब तक होता है रेनी सीजन भारत में? भारत में वर्षा कब से कब तक होती है? तो जून से लेकर सितंबर के बीच का जो टाइम होता है, जून से लेकर सितंबर के बीच का जो टाइम होता है, ये वर्षा ऋतु का होता है। तो जून जुलाई में हम इस फसल को बो देते हैं, जून जुलाई में हम इस फसल को बो देते हैं, ठीक है। जून जुलाई और जून से सितंबर के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन कौन सी फसलें आती हैं इसके अंदर? तो पैडी मतलब धान की फसल, मेज मतलब मक्के की फसल, ठीक है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। ग्राउंड नट का क्या मतलब होगा? मूंगफली का, लिख लीजिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको, ग्राउंड नट, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली। एंड कॉटन मतलब कॉटन हो गया। पैडी हमारे पास धान, मेज हो गया हमारे पास मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली और कॉटन, ठीक है। तो ये फसलें सारी हो गई खरीफ की फसल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। समय की कमी के कारण आगे की जो बातें हैं उनको हम अगली क्लास में नोट डाउन करेंगे। आप इस चीज़ को घर जा करके एक बार जरूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।